So, hi guys, welcome to Physics Simplified, and this is our lecture number 7 I guess of fluid mechanics. एंड लास्ट क्लास में हमने बायंसी को शुरू कर दिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने बायंसी को शुरू कर दिया था एंड हमने ये देखा था कि बायंसी जो होता है वो नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट होता है हमारा, है ना। या किसी भी बॉडी पे जो नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट लग रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसी को हम बायंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि अभी हम उतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम है और हमने मैक्सिमम चैप्टर एडवांस लेवल पे कवर किए। तो कुछ कुछ चैप्टर्स आपके नॉर्मल एडवांस लेवल तक, मतलब कि आप डिसेंट से सवाल बना लोगे उतना लेवल तक हम कर लेते हैं। एंड टाइम परमिट होगा तो 12th के एंड में हम इन्हीं चैप्टर्स को लेवल अप करेंगे। कितने ज़्यादा एसएचएम में आपका प्योरली ओलंपियाड लेवल तक कंप्लीट करेंगे। वेव्स आपका पूरा अच्छे से करेंगे। थोड़ा फ्लूइड में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, ठीक है, क्योंकि बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी इसी वजह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग सिस्टम्स, ध्यान से सुनना। फ्लोटिंग सिस्टम्स, बच्चों अगर मैं कहूँ कि लेट्स से ये मेरे पे एक बीकर है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और ये वाटर लेवल है। मैं इसको ज़रा ऊपर से वो कर देता हूँ, जैसे कहें, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, और बच्चों मैंने कहा कि मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें फ्लोट कर रहा है। मैंने कहा कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है। मैंने कहा कि चलो लेट्स सेट कि चलो ये पूरा पूरा मतलब डूबा हुआ नहीं है, ये हल्का सा, मतलब ऐसे है कुछ, ऐसे मतलब इसका कुछ पोर्शन पानी में है और कुछ पोर्शन, ये ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन इसका ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कंसीडर मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आप ब्लॉक के एवडी बनाओ बच्चों, अगर आप ब्लॉक के एवडी बनाओ, एक काम करो, आप इसको ना ऊपर से कवर कर लो, ज़्यादा बेटर है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना ज़रा, आप इसको ऊपर से कवर ही कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये रहा आपका ब्लॉक। देखो, अगर आप अब आप इस ब्लॉक के एवडी बनाओ ना बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखना, ऊपर से पीटीएम तो लगेगा नहीं, ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक तो नीचे इसका एमजी, ये लास्ट क्लास में भी करा रखा है, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। नीचे की तरफ एमजी एंड ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगने वाली है, राइट, एफ बी की, है ना। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, रो वाटर इनटू, क्या होता था, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकालोगे, रो वाटर इनटू वी, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इनटू जी, ठीक है। तो ये जो दोनों है बच्चों, ये जो दोनों क्वांटिटी आपकी, कि आपका जो एफ बाइंड होना चाहिए वो आपका एम जी के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट आपका जो एम है वो आपका रो डब्ल्यू इंटू वी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आई आपकी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। इतनी बात है कि समझ आ गई हो, है ना। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा ही रहे, राइट, हो सकता है ये टिल्ट होकर भी फ्लोट कर सकता है ना। जैसे आपने देखा होगा नदी वगैरह में, ठीक है, जो पत्ते वगैरह होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल स्टैंडिंग स्टेट में ही, यू नो, बिल्कुल स्टैंडिंग स्टेट, जैसे स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है टॉप पे, ठीक है, तो हाँ वो बिल्कुल स्टैंड, राइट, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे स्टैंड होगा, ठीक है। बट ऐसा हर बार नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि ये हल्का सा टिल्ट भी हो, मतलब वहाँ पे टॉर्क का केस आ सकता है, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों लेट्स टेक एन एग्जांपल, ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हमारा वाटर लेवल था। मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। इनिशियल कंडीशन सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, जब हमारा एक ये बॉक्स हम पे, जब हमारा ये बॉक्स आपका फ्लोट तो कर रहा है, बट अब ये आप समझ रहे हो, ये ना बिल्कुल वर्टिकली है, ऐसे है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है वर्टिकल से, पूरा ऑब्जेक्ट ये ऐसे है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो इस केस में अगर ये फ्लोट कर रहा है, तो हमने जस्ट ऊपर देखा, राइट, बस मैंने इसी को जूम कर दिया है। अगर ये इसमें फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना, इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा, आपको पता है वेट ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे लगता है बच्चों, जहाँ से जो सेंटर ऑफ मास होता है हमारा डिस्प्लेस लिक्विड, राइट, हमारा डिस्प्लेस लिक्विड वाला रीजन ये है, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो रहा है, ये है हमारा एफ बायंट, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
और ये होगा मेरा नीचे की तरफ एम जी। ध्यान से देखिए, ये होगा मेरा नीचे की तरफ कैपिटल एम जी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा डायरेक्टली कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखने वाला हूँ, एफ बाय एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, एफ बाय एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। और एक बात और कि यहाँ पे जो एफ बाय एंड और सेंटर ऑफ मास है वो दोनों कोलिनियर्स है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर कोलिनियर नहीं होगी तो यहाँ पे एक टॉर्क आएगा। किसका टॉर्क आएगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर एफ बाय एंड लेट्स से राइट में हुआ तो क्या आएगा बच्चों, देखो एफ बाय एंड ऐसे लगेगा तो टॉर्क आएगा। उसकी वजह से क्या होगी, बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट होना शुरू करेगी। इतना आप समझ चुके हो, है ना। चलिए उसी के बारे में बात करना है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये है बच्चों बॉडी की नेचुरल पोजीशन, राइट। इक्विलिब्रियम मतलब जिसको आप बोलते हो आपकी नेचुरल पोजीशन है। ठीक है, जहाँ पे बॉडी आपकी इनिशियली थी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी बॉडी को बच्चों थोड़ा सा टिल्ट करा दूँ, ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी बॉडी को हल्का सा टिल्ट करा दूँ, एक सेकंड, एक चीज़ दिखानी है मेरे को। ये जो है ना बच्चों, इसको एक चीज़, एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स, ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे बाय एंड फोर्स आपका इनिशियली लग रहा था। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ बच्चों, ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट, अब मैंने इसको टिल्ट करा दिया। ध्यान से देखो, लेट्स से ये मेरा पूरा था ऑब्जेक्ट एंड ये मेरी एक वही प्लेट थी, मैंने इसको टिल्ट कराया लेट्स से 2 डिग्री से, है ना। 2 या 3 ले क्या, 3 ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 ही सही है, 2 ही ठीक है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कराया है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने लायक है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेस लिक्विड है ना वो राइट की तरफ ज़्यादा हो चुका है। आप समझ पा रहे हो ना कि ये जो बॉडी है राइट की तरफ टिल्ट हुई है। ठीक है, तो आपको जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो राइट की तरफ ज़्यादा हो गया है। और आपने पढ़ रखा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, इन शॉर्ट इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा कहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, है ना। और आपका जो सेंटर ऑफ मास था वो तो यहीं पे है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो यहीं पे होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं एक लाइन बना रहा हूँ। कौन सी लाइन, देखो ये वाली, याद है ये वाली कौन सी लाइन थी, ये जो ऊपर बनाई ना बच्चों मैंने, ये वाली, इसको मैं मार्क भी किया, ये ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स, राइट। अब आप खुद सोचो यार, अगर ये पूरी बॉडी रोटेट की है तो इसके साथ ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स है ये भी रोटेट की हुई ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, आगे से इतनी बात समझ आ गई होगी। तो बस मैंने इतना ही बनाया। ठीक है, अच्छा और ये है आपका ये होगा आपका सेंटर ऑफ बायंसी, ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास। अच्छा अब बच्चों इसमें जो बाय एंड फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना। इसमें जो बाय एंड फोर्स लग रही होगी कैसे लग रही होगी, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, एक सेकेंड रुकना ज़रा बच्चों, इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, थोड़ा प्यार से बनाते रखो, इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा और ये क्या है बच्चों, ये वाली, अच्छा इसको मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। ये जो येलो वाली लाइन है ये आपकी ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स, ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स। अच्छा और जो न्यू वाली लाइन है ये ग्रीन वाली, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स। ठीक है, ऑलराइट, आई गेस सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई होगी। ओके ज़रा एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है थोड़ा छोटा कर देते हैं ना इसको। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों। जो इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, इसको एक खास नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटा सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ, राइट, ये जो आपकी ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स थी एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स है, उनका इंटरसेक्शन। और एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाय एंड फोर्स है ये रोटेट की है विद द होल सिस्टम, राइट। अगर आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट किया है तो उसके साथ ये जो लाइन है वो भी रोटेट की है। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा आप ज़रा ध्यान से देखिए,
और अच्छा बच्चों, अगर इस पर एम जी दिखाऊँ तो एम जी कैसे लग रहा होगा? एम जी तो ऐसे लग रहा होगा, है ना? एम जी तो ऐसे ही लग रहा होगा। देखिए, अगर मैं पूछूँ कि क्या ये पूरी ऑब्जेक्ट मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है, कि मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, फ्लोट तो कर ही रहा है ना अभी भी, ठीक है, अभी भी फ्लोटिंग तो हो ही रही है, फ्लोटिंग तो अभी भी हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं अगर फ्लोटिंग हो रही है, ठीक है। बट फ्लोटिंग तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सॉरी, अगर फ्लोटिंग हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, एम जी का कोई भी टॉर्क नहीं आने वाला है, बिकॉज वो तो सेंटर ऑफ मास ही पास हो रहा है ना, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा। बट अगर आप ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे ना जो सेंटर ऑफ बायेंसी, इन शॉर्ट ये जो बायेंट फोर्स है, इसका एक टॉर्क आ रहा है, ठीक है। जो बायेंट फोर्स है बच्चों, इसका क्या आ रहा है? एक टॉर्क आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को कर्ल करो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से, तो बायेंट फोर्स आप देख पा रहे हो कि आपका बायेंट फोर्स जो है वो इस पूरी बॉडी को ऐसे रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगी, ठीक है। बायेंट फोर्स को है जो है ये इस पूरी बॉडी को ऐसे रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगी, राइट। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, ठीक है। और बच्चों होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी तो जरा ध्यान से देखो, ये पूरी बॉडी मेरी वापस उसी पोजीशन में आ जाने वाली है। जरा ध्यान से देखिए, ये आपकी बॉडी है बच्चों, ये वापस उसी पोजीशन में आ जाने वाली है। देखिए, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी, ध्यान से देखिए, उसी पोजीशन में आ जाएगी बच्चों। देखो, वापस ही उसी पोजीशन में आ जाने वाली है, ठीक है। एंड अब क्या होगा, देखो, ये था आपका सेंटर ऑफ मास, ये था आपका सेंटर ऑफ बायेंसी। आपने देखा होगा ना कि अगर आप पानी में, स्टिल वाटर में, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हल्का सा टिल्ट करके भी रख दो बच्चों, तो वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये आपका वापस रीस्टोर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रीस्टोर होना, रीस्टोर्ड, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? आई गेस आप सबने पढ़ा होगा, अगर कोई एक रीस्टोरिंग फोर्स हो, जैसे आप एक रीस्टोरिंग टॉर्क हम पे एफ बाइंड का, ठीक है। एफ बाइंड का रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब ये वापस उसको अपनी नेचुरल पोजीशन में ले गया, ठीक है। आप सबने ये पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, है ना। स्टेबल में क्या होता है, हम पे एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, अनस्टेबल में क्या होता है, कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, है ना, ठीक है। आई गेस ये पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एफ पायरेट है ये हमारी एक रीस्टोरिंग फोर्स जैसा काम कर रही है, ठीक है। एंड ये बॉडी को वापस उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उसी में ला के रख देगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, भले ही नेट टॉर्क जीरो ना हो, बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, बस इतना ही बताना था मेरे को फ्लोटिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए ज़रा, ध्यान से देखिए। आपको मेटा सेंटर के बारे में तो पूरी जानकारी होगी ना। देखिए, अगर बच्चों ये जो मेटा सेंटर है ना आपका, चलिए मैं लिखवाई देता हूँ, आप फिर आप समझ जाओगे। इफ़ मेटा सेंटर लाइज अबव सेंटर ऑफ मास, जैसे इस केस में लाई किया, देखो आपका जो मेटा सेंटर है ये सेंटर ऑफ मास के इस केस में ऊपर लाई किया, अबव, ठीक है। तो हुआ क्या है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड हम पे यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये एफ बाइंड का, जो कि इस पूरी बॉडी को वापस इसकी नेचुरल पोजीशन में ले आएगा। चलिए, इफ मेटा सेंटर लाइज अबव सेंटर ऑफ मास, देन सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिस्टम is in stable equilibrium, and if meta center lies below center of mass, then system is in unstable equilibrium, सिस्टम इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर आपका मेटा सेंटर की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपका इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ठीक है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। चलिए, इसको एक सेकेंड ज़रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे बच्चों आई गेस आपको फ्लोटिंग का केस तो समझ आ ही गया अच्छे से, है ना, तो उसको बार बार बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा,
एक बार मैं ज़रा इस चीज़ को समझा दूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि मेटा सेंटर अगर आपका सेंटर ऑफ मास के ऊपर आएगा तो आप पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे चली जाएगी, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट आप सोचो कि अगर थोड़ी सी कंडीशन को स्वैप किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस कंडीशन में हम पे कोई भी रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं रहेगा, एंड उसकी वजह से बॉडी हमारी वापस नेचुरल पोजीशन पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ बायंसी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें भी बता दूँ। देखो, हमने बायंसी इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड पढ़ लिया ना। ठीक है, अगर मैंने किसी कंटेनर में फ्लूइड लिया, ठीक है, एंड मैंने अपने कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराया, वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा था कि अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा दिया तो बात कुछ और हो जाएगी। देखते हैं क्या बात होगी। देखिए, जैसे लेट्स से एक कंटेनर था मेरे पे, एंड उसके अंदर ऐसे एक फ्लूइड भरा हुआ है। ऑब्वियसली अब कंटेनर को एक्सेलरेट करा रहा हूँ राइट की तरफ, तो फ्लूइड इंक्लाइन हो चुका होगा किसी एंगल थीटा पे, और थीटा हमें पता है कितना होता है, ए बाई जी, टैन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, है ना। हाँ ठीक है जी, ये आपका एंगल थीटा है, आपने राइट की तरफ इसको ए से एक्सेलरेट करा दिया है, ए नॉट से। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हो, देखो, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई जी। क्या लिखोगे, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई जी। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता था हमारा जी इफेक्टिव का, याद है सबको। और जी इफेक्टिव क्या होता था हमारा, ये होता था ना, जी इफेक्टिव क्या होता था, ये होता था, क्या लिखते थे कि ये हमारा ए नॉट होगा, ये हमारा जी होगा, है ना। ठीक है, ये हमारा जी होता था, ये हमारा ए नॉट होता था, और ये होता था हमारा जी इफेक्टिव, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे मैं कोई भी सिलेंडर रख दूँ ना, जैसे यहाँ पे कोई भी सिलेंडर है, ऐसे ऐसे, ऑब्वियसली ये सिलेंडर भी कुछ ऐसा हो गया होगा, तो सिलेंडर पे जो बायेंट फोर्स लग रही होगी ना, बायेंट फोर्स, वो बिल्कुल इस प्लेन के, ये जो आपका वाटर लेवल हो गया ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो इक्विप्रेशर लाइन है इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रही होगी, ये होगी हमारी, यहाँ पे आएगी हमारी ये एफ बायेंट। बस इतना बताना था आपको, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना था। ठीक है, कि अगर आपका कभी भी, अगर आपने कभी भी कंटेनर को एक्सेलरेट कराया और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसमें जो बायेंट फोर्स लगेगी बच्चों, कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू दिस वाटर सरफेस लेवल, परपेंडिकुलर टू दिस वाटर सरफेस लेवल, मतलब जी इफेक्टिव के बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कंटेनर मेरा फ्लोटिंग है, तो आप क्या लिखोगे कि जो मेरा एफ बायेंट है वो एम इंटू जी इफेक्टिव के बराबर है, डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए, एक सेकंड देना, जस्ट लेट मी टेक द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी मिनट। बायेंट फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं अब, ठीक है, एंड देन ये वाला टॉपिक आपका होगा एंड। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा लेवल कम लगे, ठीक है, एंड मैं खुद मानता हूँ कि लेवल थोड़ा कम हो गया, बिकॉज हमें थोड़ा सा सिलेबस जल्दी करना है ना, उसके चक्कर में ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर नहीं करवा पा रहा, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं जा पा रहे, ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पा रहे हम। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके हम लेवल अप करेंगे, होगा ज़्यादा कम अगर लेवल हो जाएगा, वैसे इतना कम नहीं होगा, बट हाँ, अगर थोड़ा मेरे को लगेगा कि यार इतना अच्छा नहीं किया फ्लूइड, तो मैं उसकी और रिवीजन क्लासेस या और एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐड कर दूंगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए ज़रा, लेट मी जस्ट टेक द प्रॉब्लम। एक सेकंड रुकना ज़रा, बायेंट फोर्स पे था ना, अच्छा ठीक है, उसमें होगा, ओके, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ ठीक है, मिल गया, ओके वेट। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, एक सेकंड रुकना ज़रा, गिव मी मिनट। ऑल राइट, देखिए, ओके, आपको क्या गिवन है, देखिए, अ कंटेनर पार्शियली फिल्ड विद वाटर इज मूव हॉरिजॉन्टली विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/3। देखिए, एक कंटेनर था बच्चों, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर है ना बच्चों, ओपन कंटेनर है, और राइट में हमने क्या किया है, इसको एक्सेलरेट करा दिया है, कितने से,
G/3 से, कितने से, G/3 से, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो मेरा वाटर सरफेस लेवल हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाने वाला है ऑब्वियसली। मेरा वाटर सरफेस लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला एंगल थीटा tan इनवर्स ऑफ A/G हो जाएगा, है ना, ये तो आई गेस आपको पता है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, अ स्मॉल वुडन बॉल ऑफ मास m इज टाइड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर यूज्ड अ स्ट्रिंग। अच्छा, the ball remains inside the water with the string inclined at an angle theta to the horizontal. Assuming that the density of the ball is half the density of the water, मतलब बॉल की डेंसिटी कम है, तो आपको इतना समझ आ गया कि जो बॉल है ये ऊपर जानी चाहिए ऑब्वियसली, है ना, हमने देखा था वॉली टर्म, ठीक है। अच्छा, assuming that the density of the ball is half the density of the water, find the tension in the string. आपसे क्या कह रहा है कि जब ऐसे होता है तो होता क्या है, यहाँ पे एक बॉल अटैच थी स्ट्रिंग के साथ, वो बॉल आपकी कुछ ऐसे हो जाती है, देखो वाली बॉल आपकी बच्चों कुछ ऐसे हो जाती है, ऐसे, ये आपकी बॉल थी, ये आपकी बॉल थी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये आपकी बॉल थी, और ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा ही है, ठीक है, ये दोनों एंगल आपका थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह रहा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और डेंसिटी के बीच का रेशियो गिवन आपको कि डेंसिटी ऑफ बॉल क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज़ हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉल इज़ हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए भाई, टेक योर टाइम, 6:12 हो रहे हैं, इसको 6:15 पे डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, 3 मिनट ले लीजिए, 6:15 पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, चलिए, या 6:16 कर लो, कोई नहीं, 6:16 कर लो, इसको 6:16 पे डिस्कस कर लेंगे, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई करके देखते एक बार,
आपको गिवन है डेंसिटी के बीच का रेशियो गिवन आपको है ना, एंड आपको एक चीज़ पता है कि इस केस में जो बायेंड फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू वाटर सरफेस लेवल होने वाला है ना बायेंड फोर्स मेरा। चलिए देखिए, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो इस पर एक ऐसे बायेंड फोर्स लगने वाला है, ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर टू वाटर सरफेस लेवल होगा, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर होगा इसके, एफ बी, नीचे की तरफ इसका एम जी लगेगा, एंड डेफिनेटली टेंशन टी तो होने वाली है। और हाँ, अगर आप रेफरेंस फ्रेम उसके उसके बात कर रहे हो, तो ये आपका एम ए होगा। अगर ये राइट की तरफ ए नॉट से जा रहा है, ए नॉट की तरफ से जा रहा है, तो एम ए नॉट लेफ्ट की तरफ आएगा, सूडो फोर्स, ठीक है, और टेंशन टी आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को रिजॉल्व करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना, इसी को बस रिजॉल्व करना है हमें, ठीक है। अच्छा, ज़रा एक बार थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो, अगर मैं ये पैरेलल लाइन बनाऊँ एक वाटर सरफेस लेवल की, तो ये वाला एंगल आपको क्या होना चाहिए, थीटा, मतलब ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 90, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये तो फिर 90 माइनस थीटा बन जाएगा ना, एक सेकंड रुकना ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, बस इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करा देनी है, ठीक है इसमें, ओके। और आपको गिवन है कि आपका जो डेंसिटी ऑफ बॉल है वो डेंसिटी ऑफ वाटर के आधे है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर के आधी है। चलिए काम करते, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, आप पे कुछ हो गया, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, जिसकी मिनट, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि ये जो थीटा है, ये थीटा हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना, हमें पता है टान थीटा कितना होता है मेरा, ए बाई जी होता है। ए आपको कितना गिवन है, जी बाई 3 गिवन है, तो टान थीटा आपको कितना गिवन है, 1/3। टान थीटा कितना आ रहा है आपका बच्चों, 1/3 आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, देखो, टान थीटा अगर आपका 1/3 आ रहा है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा √10, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया आपका, 1/√10, कॉस थीटा कितना आ गया आपका, 3/√10, ठीक है। साइन थीटा ये आ गया आपका, कॉस थीटा ये आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे बायेंसी की कंडीशन देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जो बायेंड फोर्स होगा वो क्या होगा, वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर होने वाला है ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बायेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करो, तो बच्चों ये जो बॉल है ये पूरी सबमर्ज है, राइट, जो बॉल है ये पूरे अंदर घुस रखी है, इसके पूरी अंदर घुस रखी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि वेलोसिटी कह रहा हूँ, वेलोसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, राइट, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो बायेंड फोर्स क्या लिखने वाला हूँ बच्चों में, ज़रा ध्यान से सुनना, बायेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, सिंपल एज दैट, इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव लिखिएगा ना, बायेंड फोर्स आपकी परपेंडिकुलर लग रही है, इज इक्वल टू जी इफेक्टिव। चलिए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेलोसिटी कह रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा बच्चों आपका, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कुछ गिवन है क्या, नहीं, तो काम करो आप, डेंसिटी का प्रयोग करो, डेंसिटी का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m बाय डेंसिटी इंटू, ठीक है। ये जो मैंने ये लिखा है बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मैं ये बॉल के लिए लिख रहा हूँ, है ना, डेंसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। तो आपको पता है अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखूँगा, m अपॉन रो, ठीक है। चलिए लिख दीजिए ज़रा, m/रो इंटू रो वाटर इंटू जी इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, √g² प्लस a0², ठीक है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से बायेंड फोर्स की वैल्यू देखो तो ये आएगा आपका 2m √g² प्लस g²/9, ठीक है। तो अगर आप बायेंड फोर्स की फाइनल वैल्यू देखो तो आपकी बायेंड फोर्स की वैल्यू आ रही है 2√10 डिवाइडेड बाय 3mg, 2√10 डिवाइडेड बाय 3mg, ठीक है। ये आ रही है आपकी बायेंड फोर्स की वैल्यू। अभी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है। चलिए, अब हमें क्या निकालना था, हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना था। हमारा क्या मोटिव था कि हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं।
आपको पता है कि जो मेरी बाइंड फोर्स होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले हम mg निकाल लेते हैं। mg ये होगा मेरा, एंड मेरा जो फ्रेम है वो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर की बात कर रहा हूँ, तो एम ए यहाँ पे आएगा मेरा, mg/3 कह दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, mg/3। एंड एक मेरा जी इफेक्टिव जो होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर टू दिस वाटर सरफेस लेवल होने वाला है। ये होगा मेरा क्या, बाइंड फोर्स, एफ बाइंड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू वाटर सरफेस लेवल होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो आई गेस आपको इतना समझ आ गया कि अगर ये वाला एंगल थीटा है मेरा, जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या, एक सेकंड रुकना बच्चों, ज़रा एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे रखी है, यहाँ पे डायग्राम ही इन लोगों ने गलत बना रखा है। एक सेकंड रुकना ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट। ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा बच्चों, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर हम देखें, और अगर ये आपका बाइंड फोर्स परपेंडिकुलर है और ये आपका ऐसे है नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर कंस्ट्रक्शन करने जाओ तो ये एंगल आपका 90 होगा, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। एक सेकेंड जस्ट गिव मी मिनट। क्या किया है हमने, पूरा कूड़ा कर दिया है। एक सेकेंड रुकना ज़रा। देखो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो बाइंड फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड एम जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है ना, 90 माइनस थीटा, एम जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है ना। अच्छा तो अच्छा आपका ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आपका एफ बाइंड और एम जी परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर आप ये देखो, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, एंड ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, ये वाला नहीं होगा, वो वाला एंगल थीटा होगा। चलो ठीक है, एक्चुअली ना मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई स्टिल हैव टू स्लीप, इसलिए थोड़ा सा क्या है गलती हो जाती है कभी बार। तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा बच्चों, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। तो आप क्या लिखने वाले हो, ज़रा ध्यान से देखो, बॉल आपकी इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, देखो जो मेरा बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर है, बाइंड फोर्स देखो, जो बाइंड फोर्स है किसके बराबर है, वो रिजल्टेंट ऑफ एम जी और एम जी बाई 3 के बराबर होना चाहिए, और टेंशन भी आ रही है ऑब्वियसली, यहाँ पे टेंशन भी आ रही है, राइट, यहाँ पे टेंशन फोर्स भी लग रही है। ठीक है, तब क्या लिखने वाले हो, देखो टी प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी बाई 3 साइन थीटा, ये आ रही है आपकी बाइंड फोर्स। ठीक है, अच्छा आपको बाइंड फोर्स की आपकी वैल्यू तो पता चल गई कितनी है, 2√10/3 mg, 2√10/3 mg इज इक्वल्स टू टी प्लस में एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों हमारी, 3/√10 प्लस एम जी बाई 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, 1/√10 इंटू 1/√10। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना टी निकाल लो, टी कितना आने वाला है आपका बच्चों, कैलकुलेट करना है इसको, ये आपका √10/3 mg आएगा, कितना आएगा, √10/3 mg आपका आने वाला है। ये होगी आपकी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो √10/3 mg के बराबर होने वाली है। चलिए, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। इसको करने का मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो एक बोट है और बोट को हमें सिंक कराना है, डुबाना है। ठीक है, देखो जैसे लेट्स से ये वाटर सरफेस लेवल है हमारा, एंड आपको ना ये जो बोट है इसकी शेप गिवन है ताकि आप वॉल्यूम निकाल सको ऑब्वियसली। देखिए ये एक बोट से गिवन है, ये बोट मैं ऐसी बना रहा हूँ बट ऐसी है नहीं एक्चुअली, मैं आपको इसकी शेप बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड। देखो ये बोट कुछ ऐसी है बच्चों, ओके देखो क्या कह रहा है, बोट इज इन द शेप ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है, बोट इज इन द शेप ऑफ हाफ सिलेंडर
ठीक है। बोट की जो शेप है बच्चों हाफ सिलेंडर है। तो और आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर 3 मीटर है, रेडियस 0.350 मीटर है। तो आप कैलकुलेट कर लेना है ना, वो मैं नहीं करूँगा, मैं डाटा लेके आया हूँ। लेंथ ऑफ सिलेंडर 3 मीटर्स है, रेडियस 0.350 मीटर है, रेडियस 0.350 मीटर्स है, ठीक है। अच्छा, और आपको आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन होल्ड विदाउट सिंकिंग, ठीक है। आपसे बस इतना कहा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन होल्ड विदाउट सिंकिंग। अब ज़रा ध्यान से सुनो बच्चों, एक बोट सिंक कब हो जाएगी, जब वो पूरी पानी के अंदर चल जाएगी, पूरी नीचे, है ना। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम कंडीशन बच्चों कब आएगी, जब आपकी ये बोट ऐसे आ जाएगी। देखो, जब आपकी बोट कुछ ये ऐसे आ जाने वाली है, ऐसे मतलब पूरी पानी के नीचे आ जाएगी, और अगर ये इससे नीचे गई तो ये पूरी की पूरी डूब जाएगी। अब ये पूरी की पूरी डूबी नहीं है, ठीक है, अभी भी ये पूरी सिंक नहीं हुई है, ठीक है। अगर ये हल्की सी इससे नीचे गई तो फिर पूरी सिंक हो जाने वाली है। चलिए, तो बस आपसे यही पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन होल्ड विदाउट सिंकिंग। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, और आपको गिवन है एक सेकेंड, आपको और क्या क्या गिवन है, एक से रुकना है सर, यहाँ पे डाटा में आई गेस कमी है। बोट की डेंसिटी वगैरह गिवन है क्या, ज़रूरत पड़ेगी क्या बोट की डेंसिटी को, बोट की डेंसिटी को बच्चों रो बी ले लेना, एंड वाटर की डेंसिटी को रो डब्ल्यू ले लेना। चलो ट्राई करो, कोई बात नहीं, आंसर रो बी रो डब्ल्यू में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाटा लाना भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कर लीजिए एक बार ज़रा, 6:30 तक ट्राई कर लीजिए एक बार, 6:27 हो रहा है, 3 मिनट ले लीजिए इसको करने के लिए। अच्छा बच्चों, एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं एक बार समझा दूँ अच्छे से, कि हम इसके ऊपर ना वेट्स रख रहे हैं, वेट्स रख रहे हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर क्या रख रहे हैं बच्चों, वेट रख रहे हैं। तो बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम वेट ये बोट होल्ड कर सकती है सच दैट ये डूबे ना, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपका जो बोट है उसका मास आपको गिवन है, गेस ये क्या गिवन है, एक सेकेंड रुकना ज़रा, ये क्या गिवन है आपको, रो जी वी है ना। अच्छा, आपको बोट की डेंसिटी बच्चों गिवन है, एक्चुअली आपको बोट की डेंसिटी गिवन है 10⁻³ आपको बोट की डेंसिटी गिवन है, बोट की डेंसिटी आपको गिवन है 10⁻³ आपकी डेंसिटी है बोट की, kg/m³, ये आपको ऐसी कुछ गिवन है डेंसिटी। और चलिए एक बार ज़रा ट्राई कीजिए, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको पता है 10⁻³ ही होती है, ठीक है। एक बार ज़रा ट्राई करके देखिए कितना टाइम लगेगा, चलिए फटाफट ट्राई मारिए। चलिए ओके, डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको मैंने बता दिया कि मैक्सिमम कंडीशन कब आएगी, राइट, विदाउट सिंगिंग। मैक्सिमम कंडीशन कब आएगी, जब ये बोट आपकी पूरी ऐसे नीचे आ जाएगी, पूरी ऐसे, तब ये मैक्सिमम कंडीशन आएगी, ठीक है। और अगर मैंने उससे ज़्यादा वेट रखा तो क्या होगा बच्चों, बोट आपकी पूरी की पूरी डूब जाएगी, ठीक है, पूरी डूब जाएगी आपकी बोट। चलिए, तो क्या मैं एक चीज़, एक इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आपकी बोट ऑटोमेटिकली सिंक नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, देखो कि आपको जो एफ बायंट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, वेट ऑफ बोट प्लस वेट्स, राइट, जो हम वेट रख रहे हैं उसके बराबर, ठीक है। एक तो mg, बोट का mg, प्लस वेट ऑफ
पी, ठीक है, जो हम इसके ऊपर वेट्स रख रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख लो, पी मत लिख लो, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि अगर मैक्सिमम कंडीशन है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर मैक्सिमम कंडीशन है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, रो वाटर इंटू जी इंटू वी, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा, ये पूरी बोट ऐसे आ जाएगी नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बोट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना, ठीक है। वेट ऑफ वॉल्यूम जो आपको पता है ना, एफ बाइंड क्या होगा, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना। अच्छा, तो बच्चों यहाँ से आप वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल सकते हो आप, क्योंकि क्योंकि जब मैक्सिमम कंडीशन आएगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस के बराबर होगा, ठीक है। तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू क्या होगा, इंटू वी, इंटू वी, ठीक है, यही होने वाला आपका वॉल्यूम डिस्प्ले, ठीक है। तो रो डब्ल्यू आपको पता है, वी आप निकाल सकते हो बच्चों, वी आपका कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एल बाय टू, तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय टू, ठीक है। तो आप ज़रा डाटा यहाँ पे पुट करना, ठीक है। रो डब्ल्यू भी बच्चों आपका 10 की पावर 3 ही होता है ना, रो डब्ल्यू भी आपका 10 की पावर 3 ही होगा, ठीक है। तो आप ज़रा यहाँ पे डाटा पुट कर लेना, मैं आंसर तो लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को पता था कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आपको जो एफ बायंट आ रहा है, सॉरी, आपका जो एफ बायंट आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 5.66 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आपका एफ बायंट आ रहा है, ठीक है, बाइंड फोर्स आ गया। अच्छा, और आप क्या करोगे, आपको वेट ऑफ ये निकालना था ना, कितने मैक्सिमम वेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन में ही निकाल रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिकली ये जो वेट आएगा ये मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमम ही होगा, है ना, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो, अगर आपको ये निकालना था तो आप क्या करोगे, 5.66 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन माइनस एम जी, ये इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 4.66 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आने वाला आपका। चलिए, इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो यही था, काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। आंसर ध्यान से देखिए, ये आपका सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क देके हम क्लास को करते हैं एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि हमारा है फोर्स हमें फोर्सेस निकालना है। अगर कोई भी आपका फ्लूइड जैसे कंटेनर में भरा ना, तो आपको पता है कि जो फ्लूइड है वो कंटेनर में परपेंडिकुलर फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है। तो बस उन्हीं फोर्सेस को हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, एक केस ऑफ आइसबर्ग लेते हैं बच्चों। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है ना, उसमें आइसबर्ग का ही सीन होता है। तो आइसबर्ग में क्या होता है बच्चों, कि ना हमें दिखता है कि दूर से हमें दिखता है कि बर्फ़ का बहुत छोटा सा टुकड़ा ऐसे दिखता है, ठीक है, कि मतलब शिप को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट नीचे से वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, नीचे से वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। उसकी वजह से क्या होता है, शिप टूट भी सकती है, जैसे टाइटैनिक को हुआ था, ठीक है। चलिए, आपको एक चीज़ गिवन है कि इसकी डेंसिटी आपको गिवन है बच्चों, इसकी डेंसिटी आपकी 0.917 है एंड इसकी डेंसिटी आपकी 1.025 है, 1.025 है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है, फाइंड फाइंड वी बाय वी आइस, वी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। आपको पता ना कि अगर ये आइसबर्ग आपकी कुछ, मतलब आइसबर्ग का कुछ हिस्सा अगर पानी के अंदर है तो कोई ना कोई वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, तो बस उसी वॉल्यूम डिस्प्लेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना है हमें। चलिए, फटाफट टाइम लीजिए बच्चों, इसको हम 6:37 पे डिस्कस कर लेंगे, इसको हम 6:37 पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, टेक योर टाइम, फटाफट ट्राई कीजिए।
एंड बच्चों आपको ये कंडीशन गिवन है कि जो आइसबर्ग है ऑब्वियसली फ्लोट ही कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर आपको बताना है, चलिए ट्राई कीजिए ज़रा फटाफट। चलिए देखते हैं, सुनना ज़रा। आपको पता है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, देखो अगर ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है तो क्या लिखूंगा कि इस आइसबर्ग पे जो बायएंड फोर्स लग रहा है वो इसके mg के बराबर होना चाहिए भाई, कंफर्म करिए, समझ गए। इसमें जो बायएंड फोर्स लग रहा है वो इसके mg के बराबर होना चाहिए, और बायएंड फोर्स इसके बराबर होगा वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो रो डब्ल्यू इंटू वी डिस्प्लेस इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, जी से जी कैंसिल। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या लिखोगा, रो डब्ल्यू इंटू वी डिस्प्लेस इज इक्वल टू मास कितना होगा बच्चों, रो आइस इंटू वी आइस, तो बस आगे देखो रो डब्ल्यू बाय रो आइस, सॉरी वी डिस्प्लेस बाय वी आइस निकाला था ना, तो ये वी डिस्प्लेस बाय वी आइस इज इक्वल्स टू रो आइस बाय रो वाटर। चलिए, और आपको इन दोनों की वैल्यूज़ पता है, तो आपका जो फाइनल आंसर आपको चाहिए था वो आपका आ चुका है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड इसी में देखते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स भी कराने थे यार, एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, पाथफाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ज़रा जाकर ट्राई कर लेना, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, वर्क पर एनर्जी लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना, थोड़ा सा सोचना है, ये आपका चैलेंज है, ठीक है, ये आपका चैलेंज है, इसको एक बार ज़रा ट्राई करना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल। और एसएचएम से मैं एक बार वापस बता दूं कि अभी भले आपको लेवल थोड़ा सा कम लग सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस रश कराना है, ठीक है। 7 मार्च हो चुकी है, 20 मार्च से आपका क्लास 12 शुरू हो रहा है, 13 दिन बच्चे और काफ़ी सारे 3 चैप्टर्स बचे आपके, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है, लेवल कम करके एंड हम थोड़ा सिलेबस को रश कर रहे हैं, ठीक है। एंड जितना भी आपका लेवल, हम ये नहीं है कि अभी तो 1.5 साल है ना आप पे, ठीक है, तो जितना भी रिमेनिंग हर टॉपिक पे जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि मेरे को कराने थे, जो कि मैं नहीं करा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, वो हम क्या करेंगे बच्चों, वो मैं अलग से बाद में, जैसे आप 12th में तो मेरे पास ही हो ना, तो अलग से बाद में हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। और कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके या कुछ वो करके, क्योंकि फ्लूइड से ही थोड़ा लेवल कम किया है, रोटेशन में तो लेवल तगड़ा था हमारा, ठीक है, फ्लूइड से हमने लेवल कम किया, और फ्लूइड से लेवल कम नहीं किया, फ्लूइड का ही लेवल कम हुआ है। एसएचएम में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा आपको, भले ही टाइम लग जाए कोई बात नहीं। एक्चुअली ना मेरे को ये हुआ कि रश कराना है, ठीक है, उसके चक्कर में फ्लूइड के कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए, ठीक है। अब ये हुआ कि अब कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए, आगे जाके कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ रह गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्लूइड को हम थोड़ा बेसिक लेवल पे कर लेते हैं, एंड देन जो आपका एसएचएम वेव्स आएगा उनको हम अच्छे लेवल पे करके, फ्लूइड हमारा ओनली चैप्टर रहेगा जो कि हमें रिमेनिंग है, जो कि अच्छे से करना है हमें बाकी है, ठीक है, क्योंकि हमने फ्लूइड पे इतने अच्छे सवाल नहीं किए अभी तक, और मैं थोड़ा सा इसको रश करा रहा हूँ, अगले 4-5 लेक्चर में आपका फ्लूइड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाकी चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, चलिए ओके। तो ये आपका होमवर्क है, पाथफाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसको अटेम्प्ट कर लेना। चलो बाय बाय एवरीवन, सी या, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।